आमच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। अभी आपने दो वीडियो देखी। यह दो बहुचर्चित भाषण हैं। एक महाराष्ट्र के पहले के चीफ मिनिस्टर फडणवीस और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ऐसे भाषण भ्रष्टाचार के बारे में, नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में आप लोग आमतौर पर चुनावी भाषणों में या वैसे भी सुनते होंगे, लेकिन मेरे नज़रिए में ये भाषण या भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप में कोई दम है या नहीं है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगाने के बाद लोगों के मन को या लोगों के माइंड को वॉश करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, जैसे कि पूंजी घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, सिंचाई घोटाला, बैंकिंग घोटाला, इस तरह के कई घोटालों के नाम गिनवा दिए जाते हैं। और हम जनता ये भी सोचती है कि हाँ, ये घोटाले हुए होंगे, अब आने वाली सरकार आएगी तो इन घोटालों का पर्दाफाश करेगी। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है तो उन घोटालों का क्या हुआ कुछ पता नहीं रहता। ज़्यादातर घोटाले तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द्वारा यह कहकर नकार दिए जाते हैं कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये तो घोटाला था ही नहीं। मैंने अपनी कई वीडियोस में पिछले में इन बातों का जिक्र किया है। लेकिन आज हालिया ही एक ऐसी खबर जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे आज के इस एपिसोड में, उससे आपको मेरी बातों का, मेरे नज़रिए का समर्थन मिलेगा। अजीत पवार के बारे में आपने सुना होगा। ये जो दो वीडियोस में आपने देखा, ये दोनों वीडियोस जो हैं, चाहे वो फडणवीस ने या फिर मोदी जी ने एनसीपी के नेता अजीत पवार के बारे में कही थी, एनसीपी पार्टी के बारे में कही थी। इन वीडियोस में फडणवीस या नरेंद्र मोदी जी द्वारा अजीत पवार के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो कोई कमतर आरोप नहीं है, वो गंभीर आरोप थे। और इन आरोपों के बलबूते पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि एनसीपी या अजीत पवार ये सब करप्ट हैं, इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ऐसे ही आरोप आपने देखा होगा दूसरी पार्टियों पर या दूसरे नेताओं पर भी, पार्टियों या नेताओं द्वारा एक दूसरे की पार्टियों और नेताओं पर लगाए जाते हैं। और हम जनता इन नेताओं पर विश्वास कर भी लेती है, ये मानते हुए कि हाँ, बहुत बड़ा घोटाला है, 75,000 का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला, 25,000 करोड़ का घोटाला। ये सब घोटाले जो गिनवाए जाते हैं वो कोर्ट में कितना टिकते हैं, उनकी सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। ना तो हम ये जानते हैं कि ऐसे घोटाले हुए और ना ही हम ये जानते हैं कि नहीं हुए। क्योंकि जब यही नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, इनके घोटाले निरस्त कर दिए जाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई बंद कर दी जाती है। तो आज के एपिसोड में जो हम जिक्र करने वाले हैं, ये जो आरोप लगाए गए थे फडणवीस द्वारा कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, मोदी जी द्वारा कि 70,000 का घोटाला किया है, 70,000 का घोटाला किया है। और इन आरोपों को लगाने के बाद जब अजीत पवार जो है सरकार में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे आरोप जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अजीत पवार के ऊपर लगे इन आरोपों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अजीत पवार कौन है। अजीत पवार जो है एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे हैं। 1982 में इनको चीनी सहकारी समिति महाराष्ट्र के बोर्ड का सदस्य चुना गया था। 1991 में अजीत पवार को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जहाँ पर वो 16 वर्ष तक रहे। अच्छा, ये भी बात है कि ये जो नेता हैं, जो कोई मंत्री नहीं बन पाता, उनको किसी न किसी बोर्ड का या किसी ऐसे विभाग का चेयरमैन बना दिया जाता है, जहाँ पर जो है उनको कोई ना कुछ लाभ मिलता है। ये ऐसा किसी एक प्रदेश में या राज्य में नहीं होता है, ये ऐसा हर एक में होता है और सारी पार्टियां ऐसा ही करती हैं।
1991 में अजीत पवार बारामती से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे। बाद में उन्होंने इस सीट से रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि उनको शरद पवार के लिए इनको ये सीट खाली करनी थी। इसके बाद जो है 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और फिर 2019 में अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और उन्होंने अलग अलग समय पर महाराष्ट्र सरकार में अलग अलग विभाग के मंत्री भी रहे, जिसमें मुख्यतः सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास, जल संसाधन और फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी बीच 1999 में जब शरद पवार कांग्रेस पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। तब ये अपने पूरे कुल में यानी कि अजीत पवार और बाकी सब मिला करके ये सारे के सारे एक अलग पार्टी में यानी कि एनसीपी में आ गए। अब क्योंकि ये शरद पवार का कुलमा भी बहुत बड़ा था, भाई थे, भाइयों के बच्चे थे, तो जब बच्चे बड़े हुए तो उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग बच्चों की अपनी अपनी होने लगी, भाइयों की अलग अलग होने लगी। 2019 में शरद पवार और अजीत पवार के बीच में आपस में जो है आगे की पीढ़ियों को क्या पावर्स मिलें तो उनके बंटवारे के लिए इनकी आपस में दरार पैदा होने लगी। 2019 में विधानसभा के चुनाव भी हुए। आपको ज्ञात होगा कि शिवसेना और बीजेपी इनका आपस में अलायंस था, काफ़ी वर्षों तक अलायंस था, गठजोड़ था महाराष्ट्र में। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ कि शिवसेना और भाजपा में आपस में तालमेल नहीं बैठा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और कितने समय तक बनेगा। शिवसेना और भाजपा में आपस में मतभेद पैदा हुए, जिससे कि वो 2019 के बाद सरकार नहीं बना पाए क्योंकि कोई भी अकेले जो दल था वो सरकार बनाने लायक नहीं था। तो इसलिए वहाँ के राज्यपाल को 2019 के इलेक्शन के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लेकिन दल जो है आपस में मिलकर के कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे कि कैसे सरकार बन जाए। इसी बीच अजीत पवार जो कि एनसीपी में थे, उन्होंने एनसीपी से बगावत करके और एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में भाजपा से मिलकर के ये कह दिया कि जो है मेरे पास और भी कई एमएलएस हैं मेरे साथ और मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। इस बात को गवर्नर ने मानते हुए और रातों रात जो है गुपचुप तरीके से फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया और इनको जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और एक सरकार बन गई। लेकिन मज़े की बात देखिए, ना तो राज्यपाल महोदय ने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इनके पास वास्तव में एनसीपी से टूटे हुए विधायक हैं या नहीं हैं, और यह सरकार जो बनी थी वो मात्र 80 घंटे ही चल पाई क्योंकि जो विधायक ये बता रहे थे वो इनके साथ नहीं गए। सरकार टूट गई और जो है अजीत पवार वापस एनसीपी में आ गए। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के गठजोड़ किया और इन्होंने उद्धव ठाकरे को नेता चुनते हुए सरकार बनाई, जिसमें अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम फिर से बन गए। मीनवाइल अजीत पवार के ऊपर 2 मामलों में जांच चल रही थी। एक मामला था 25,000 करोड़ का सहकारी बैंक धोखाधड़ी का, जिसकी जांच जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के द्वारा की जा रही थी, और दूसरा मामला था 75,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला इरिगेशन स्कैम की, जिसकी जांच जो है महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की जा रही थी। अब जैसे ही अजीत पवार ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई तो इन दोनों मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और ये जो है कह दिया गया कि ये कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। लेकिन बाद में शिवसेना के अंदर भी फूट पड़ गई और एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर के उन्होंने एक अलग गुट बना लिया। जब वो टूटा तो सरकार भी टूट गई और सरकार टूटी तो इनके ऊपर जो है फिर से इन दोनों एजेंसीज ने फिर से इन दोनों मामलों के ऊपर जांच जारी रखी। लेकिन एकनाथ शिंदे के शिवसेना से टूटने के बाद शिंदे गुट ने एक अलग गुट बना लिया शिवसेना का और उसने भाजपा के साथ मिलकर के अलग से सरकार बना ली और उसमें अजीत पवार फिर से शामिल हो गए और उनको फिर से जो है वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने के बाद अजीत पवार के ऊपर कुछ ही दिनों में जो 75,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था उसमें इनको क्लीन चिट दे दी गई। और अभी कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो कि 25,000 करोड़ के सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच कर रही थी,
उसने भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि इसमें कोई सबूत नहीं मिले हैं, यानी कि दोनों मामले खत्म हो गए, ठप हो गए। 75,000 करोड़, 25,000 करोड़ दोनों का योग किया जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। मेरा इन सब बातों को कहने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब ऐसे घोटाले मंच से बड़े बड़े नेता, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर इन घोटालों को गिनाते हैं और कहते हैं ये घोटालेबाज हैं, हम इनको अंदर करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, तो जनता सोचती है और अपना माइंड चेंज करती है सरकार बदलने के लिए। और ऐसा हुआ भी। 2014 के जो सरकार चेंज हुई सेंटर में, वो भी घोटालों के ऊपर ही चेंज हुई थी, लेकिन बाद में वो घोटाले लगभग ख़त्म हो गए और उनमें से अधिकतर नेता भाजपा में शामिल भी हो गए। ऐसे ही कोई भी नेता है जो केजरीवाल ने सरकार बनाई दिल्ली में, उससे पहले उन्होंने शीला दीक्षित, राहुल गांधी, कई बड़े बड़े नेताओं के ऊपर उन्होंने लगाया कि इन सब की फाइलें मेरे पास हैं, हम सरकार में आएंगे तो इनके सारे घोटाले जो है उजागर करेंगे, इनको सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन उन सब का क्या हुआ? उसके बाद वो फाइलें भी कहाँ गई? केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए, सब मामला ख़त्म हो गया। अब कांग्रेस के साथ मिलकर के वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे ही मोदी जी ने, भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर और दूसरे टीएमसी के और दूसरे नेताओं पर वो भी उनके ऊपर आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद उन नेताओं ने जब पासा पलटा, यानी कि वो भाजपा में शामिल हुए, तो सारे के सारे घोटाले जो है वो इनकी जांच ठप हो गई। तो मेरा नज़रिया में कहने का मतलब यही है कि इन नेताओं द्वारा आम जनता को मूर्ख बनाया जाता है, आम जनता की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, कभी भ्रष्टाचार के नाम की, कभी धर्म के नाम की, कभी जाति के नाम की, कभी संप्रदाय के नाम की, कभी आरक्षण के नाम की। हमें जो है पट्टी बांधकर ये पीछे जो है एक दूसरे से मिलकर घोटाले भी करते हैं, सरकारें भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, केवल हम जनता को मूर्ख बनाते हैं। और दुख तो इस बात का है कि हम मूर्ख बनते भी हैं या फिर हम जागना चाहते ही नहीं हैं। तो जब हम मूर्ख बनना ही रहना चाहते हैं तो वो तो मूर्ख बनाएंगे ही। तो इसलिए मेरा नज़रिया में मेरा यही संदेश है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, नेताओं द्वारा दिया गया चश्मा ना पहनें, नेताओं द्वारा दिए गए बोल ना बोलें, नेताओं द्वारा दिए गए ईयरफोन से आवाज़ ना सुनें। हम अपना पक्ष रखें और फिर निर्णय लें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और आप अपनी राय भी दें कमेंट बॉक्स में, ताकि अगर मेरे विचारों में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो मैं आपके विचारों से अपने विचारों को मिलाकर कोशिश करूँगा बदलाव लाने की। धन्यवाद। जय हिंद।